हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है नोसाइटर सॉसेस। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ के अंदर जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर हम देखेंगे कि नोसाइटर सॉसेस किस तरीके से इंटरप्रेट करने में कोर्ट की हेल्प करता है। ये एक लैटिन मैक्सिम है, या इसे हम ये कह सकते हैं ये एक रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। नोसाइटर का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड, सॉसेस का मतलब होता है एलाइज। तो नोसाइटर और सॉसेस एक फाइंडिंग है कि हम एक वर्ड का मीनिंग पता कर सकें उसके एकम्पनिंग वर्ड से। जैसा कि एक बात कही जाती है कि कोई पर्सन कैसा है ये उसकी कंपनी से पता चलता है। अगर किसी पर्सन की कंपनी अच्छी है तो जनरली उसको अच्छा समझा जाता है, और अगर किसी पर्सन की कंपनी बुरी है तो उसको बुरा समझा जाता है। ऐसे ही हम एक पर्टिकुलर मीनिंग का इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या मतलब है। कोर्ट्स ओरिजिनली यूज्ड अ लिटरल अप्रोच, मीनिंग द वर्ड इन अ लॉ वेयर टेकन एग्जैक्टली। द लीगल सिस्टम नाउ मोर कॉमनली यूजेस ए पर्पसिव अप्रोच, मीनिंग द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द लॉ इज टेकन इनटू अकाउंट। लॉ के अंदर पर्पसिव अप्रोच के अंदर हम ये देखते हैं कि इंटेंडेड पर्पस क्या है लॉ का जो पर्पस है उसी के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग्स को इंटरप्रेट किया जाता है। द मीनिंग ऑफ ए डाउटफुल वर्ड मे बी ascertained बाय a reference to the meaning of words associated with it। इसे हमने अभी देखा। द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। Rule of nocitor sosses is wider than the rule of adjustum generis, which is only an application of the former। adjustum generis nocitor sosses की ही application है। Words that are coupled together take their color from each other। जब शब्दों को इकट्ठे रखा जाता है तो एक दूसरे से ही उसका मतलब डिराइव किया जाता है। मैं बड़े सारे मीनिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इनको नोट्स बना के लिख सकते हैं। अ वर्ड मे बी नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, एक शब्द जो है उसकी कंपनी से पहचाना जाता है। वेयर अ वर्ड इज़ कैपेबल ऑफ मैनी मीनिंग्स दिस रूल इज़ अप्लाइड। एक शब्द के जहाँ बहुत सारे मतलब निकलते हों इस रूल को अप्लाई किया जा सकता है। दैट द सेम वर्ड शुड बियर द डिफरेंट मीनिंग to different men। The doctrine helps in finding true intention of the legislator। legislator की क्या intention थी, इस doctrine की help लेके हम वो पता कर सकते हैं। It can be used whether a statutory provision contains a word or phrase that is capable of bearing more than one meaning। अगर किसी statutory provision में कोई word या phrase जिनका एक से ज़्यादा मतलब निकलता हो वहाँ पे नोसाइटर सॉसेस का यूज़ किया जाता है। और जब किसी वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकलता हो तो हम कोलोकेशन की हेल्प से, अब कोलोकेशन का क्या मतलब है, द एक्ट ऑफ पोजीशनिंग क्लोज टुगेदर। जो शब्द इकट्ठे रखे जाते हैं, एक साथ होते हैं, उनकी हेल्प से हम उनके मीनिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी, where the object of legislature in using wider word is clear and free from ambiguity, the rule of construction cannot be applied। अगर legislature के object में wider words का use किया गया है और वो word meaning एकदम clear है, उसके अंदर किसी टाइप की कोई ambiguity नहीं है, तो वहाँ पे construction का ये rule apply नहीं होगा। तो हमने ये बात देखी कि कंस्ट्रक्शन का ये रूल तभी अप्लाई होता है जब डाउटफुल मीनिंग्स होते हैं। चलिए अब हम एक केस लॉ बिल्कुल डिटेल में करेंगे और उसके बाद कुछ केस लॉज के मैं आपको नाम बताऊंगा। आप उन केस लॉज के बारे में कुछ सर्च कीजिएगा। वो केस लॉज नोसाइटर सॉसी के लिए बहुत ही बढ़िया है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला केस लॉ, मंगू सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल बरेली।
AIR 1957, SC 871। ये बात है अक्टूबर 1953 की, जब म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ बरेली में जनरल इलेक्शंस थे। तो बंगू सिंह और उनके साथ कुछ दूसरे कैंडिडेट्स इलेक्शन में भाग ले रहे थे वार्ड नंबर 15 के अंदर। एन ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड बाय रेस्पोंडेंट टू द नॉमिनेशन ऑफ द appellant on the ground that the latter was disqualified under clause G of section 13D of the Act for being chosen as a member of said municipal board because he was in arrear in the payment of municipal tax in excess of 1 year's demand। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने देखा कि म्यूनिसिपल टैक्स अगर 1 साल से ज़्यादा एरियर होंगे तो इस पॉइंट को डिसक्वालीफाई माना जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हुई। 13D की कुछ डिसक्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ बता रखा है, लेकिन जो फैक्ट जो मैटर इन क्वेश्चन में है वो जी है, इसलिए जी को हमने डिटेल में लिखा है। तो जी में लिखा है बी डिसक्वालीफाइड फॉर चूजन एज एंड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ ए बोर्ड इफ ही इज इन एरियर्स in the payment of municipal tax or other dues in excess of 1 year's demand on which section 166 applies. His election was set aside. He paid the arrears after the date of filing nomination but before the date of the poll. He contended before the Supreme Court that the important date was not the date of filing nomination but the date of the poll. तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है। डिसमिसिंग द पेटिशन, सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन को डिसमिस किया। द एससी हेल्ड दैट रेलेवेंट डेट वाज द डेट ऑफ नॉमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो रेलेवेंट डेट होगी वो डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी। तो यहाँ पे इस बात को इस तरीके से क्लियर किया गया है। एक और वर्ड भी निकल के आया, डिमांड। तो देखिए द एससी स्टेट्स द वर्ड डिमांड ऑर्डिनरली मीन्स समथिंग मोर देन व्हाट इज ड्यू। इट मीन्स समथिंग विच हैज़ बीन डिमांडेड, कॉल्ड फॉर और आस्क्ड फॉर। बट द मीनिंग ऑफ ए वर्ड मस्ट टेक कलर फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड का मीनिंग है वो ये देखेंगे कि किस कंटेक्स्ट में इसका यूज़ किया गया है, उससे ये अपने कलर को लेगा। तो in clause G, the context in which the word demand is used has a very obvious and clear reference to the amount of arrears or dues on which the disqualification depends. Therefore, the expression used is arrears in the payment of municipal tax or other dues in excess of 1 year's demand. The word demand in the context only mean in excess of 1 year's municipal tax or other dues. Supreme Court further states that if we have referred to the several meanings of the word demand in the standard English dictionary and law lexicons, when the context makes the meaning of a word quite clear, it becomes unnecessary to search for and select a particular meaning out of the devised meanings a word capable of according to lexicographers. If it's sufficient for our purpose to state that even a standard dictionary and law lexicon, it is well recognized that the word demand may mean simply a claim or due without importing any further meaning of calling upon the person liable to pay claim or due. नोसाइटर रिसोर्सेज के ऊपर कुछ दूसरे केस लॉज भी हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से जो फर्स्ट केस लॉ है उसका नाम है आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1959, SC 436। इस के अंदर क्वेश्चन अराइज हुआ when a married woman voluntarily leaves her husband and lives with another, whether the latter would be guilty of the offence under section 498 IPC
क्वेश्चन ये था कि क्या एक मैरिड वुमेन वॉलंटरीली अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के साथ रह सकती है? तो ऐसे में वो व्यक्ति गिल्टी होगा सेक्शन 498 का। सेक्शन 498 in the Indian Penal Code says that enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman। कोई भी व्यक्ति यदि बहला फुसला के किसी दूसरे व्यक्ति की वाइफ को अपने साथ ले जाए या फिर उसे डिटेन करके रख ले, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि डिटेन का क्या मतलब होता है। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो डिटेंशन ऑफ ए पर्सन अगेंस्ट हिज और हर विल, या तो हिज और हर विल, बट in the context of the section it is impossible to give this meaning to the said word। इस वर्ड को यहाँ पे ये मीनिंग दिया ही नहीं जा सकता। The provisions of section 498 are intended to protect the rights of the husband and not those of the wife। The gist of the offense is to deprivation of the husband of his custody and his proper control over his wife with the object of having illicit intercourse with her। तो यहाँ पे हमने डिटेन का मीनिंग देखा है। डिटेन जो है यहाँ पे हर विल का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर कोर्ट ने डिटेन वर्ड को लॉ मेकर की इंटेंशन और एसोसिएटेड वर्ड से इंटरप्रेट करा था। सेकंड केस है स्टेट ऑफ असम वर्सेस रंगा मोहम्मद, AIR 1967 SC 903। इस केस के अंदर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हिदायतुल्ला rightly observed that the term posting cannot be understood in the sense of transfer because transfer operates at a later stage beyond appointment and promotion। तो यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस हिदायतुल्ला ने पोस्टिंग और ट्रांसफ़र दोनों को अलग अलग बताया है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसफ़र जो है वो अपॉइंटमेंट और प्रमोशन से अलग होती है और उसके बाद की स्टेज है। थर्ड केस लॉ देखते हैं, देवेंद्र M सुरती वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड करना था प्रोफेशन का। सेक्शन 24 ऑफ द बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 state the commercial establishment means an establishment which carries on any business, trade or profession। तो सेक्शन 24 ऑफ बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर क्लियर बताया गया था कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है जो कि बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन करे। द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द वर्ड प्रोफेशन in the light of other associated words business and trade and held that a private dispensary of a medical doctor could not be within the word profession। जिस जगह लॉ में क्लियर इंटरप्रिटेशन दे रखी हो, क्लियर मीनिंग बता रखा हो किसी वर्ड का, वहाँ पे हम नोसाइटर असोसेस की एप्लीकेशन नहीं करेंगे। जैसे प्रदीप अगरबत्ती लुधियाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1998 SC 171 के केस में वर्ड था परफ्यूमरी, यानी कि जो परफ्यूम से रिलेटेड वर्ड है, तो उसके बारे में लिखा था कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स एक्सक्लूडिंग टूथ पाउडर, कुमकुम एंड सोप। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया था वर्ड एक्सक्लूडिंग टूथ पाउडर, कुमकुम एंड सोप। तो applying the Nosider-Associates rule, the Supreme Court ruled that the word could mean only such articles as are used as cosmetics and toilet goods and therefore this cannot mean धूप एंड अगरबत्ती। तो कोर्ट ने यहाँ क्लियर किया कि यहाँ पे धूप और अगरबत्ती को हम उन आर्टिकल्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते जैसे कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट गुड्स। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा AIR 1960 SC 601। The question was whether a group of hospital was an industry
within the meaning of Industrial Dispute Act 1947. It was held, an industrial undertaking was held to imply any systematic activity undertaken for the production or distribution of goods or services to the community at large with the help of employees. Hence, hospital were held to come under the definition of industry. तो हॉस्पिटल को भी डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं और एग्जामिनेशन में लिखते वक्त आपने इन 6 पॉइंट्स को तो सिलसिले से लिखना है और बड़े ध्यान से इन 6 पॉइंट्स को याद करना है। पहला, नोसाइटर और सॉसेस जो है वो टेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। दूसरा, एसोसिएटेड वर्ड्स एक्सप्लेन एंड लिमिट ईच अदर। एसोसिएटेड वर्ड्स को इंटरप्रेट करके थर्ड पॉइंट, ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर्स भी पता करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है यूसेज, वेयर ए वर्ड और फ्रेज इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, वहाँ पे हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे ताकि जो डाउटफुल वर्ड्स हों उनका मीनिंग निकाला जा सके। पॉइंट जो आपने याद रखना है वो है कोग्नेट सेंस। दे टेक देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से ही अपना मीनिंग निकाल सकते हैं। तो अपना मीनिंग निकालने के लिए उन्हें कॉग्नेट सेंस, कॉग्नेट का मतलब होता है एसोसिएट, या इसे हम हिंदी में कह सकते हैं सजाती, एक ही प्रकार के, एक ही जाति के। तो को लोकेशन भी याद रख सकते हैं हम कि सम वर्ड फिट टुगेदर, अदर वर्ड्स डज नॉट। कुछ वर्ड्स जो हैं एक साथ फिट होते हैं और जबकि दूसरे वर्ड जो है वहाँ पे फिट नहीं होते हैं। 6 पॉइंट है नॉन एप्लीकेबिलिटी, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इज क्लियर एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। जहाँ पे लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर होगा, उन्होंने पॉइंट्स बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर रखे होंगे, कहीं पर भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, वहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको नोसाइटर और सॉसेस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।